कोरोना संकट के बीच कई राज्य सरकारों ने दुकानों को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी दुकानें खोलने के लिए जारी नई छूट को लागू करने के पक्ष में नहीं दिख रहे। वहीं बिहार और गुजरात में भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ही दुकानें खोलने पर अंतिम फैसला लेंगे। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने आज से देश भर के मोहल्लों में दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निर्देशों में यह भी साफ है कि छूट कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लागू नहीं होगी। गृह मंत्रालय के इन निर्देशों का कई जगह असर भी दिखाई दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में, जहां कुछ दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। ये स्टेशनरी की दुकान सबसे पहले आप तस्वीरों में देख रहे हैं और ना सिर्फ ये बल्कि आसपास भी यहाँ पर बात करें अगर कि जो दुकानें हैं, कुरियर की दुकान है या वो है, ये भी यहाँ पर खुली हुई हैं। बात करने की कोशिश भी इनसे कर लेते हैं। सर, स्टेशनरी की दुकान खोलने के ऑर्डर आ गए हैं? हाँ, मैं आ चुके हैं। कहाँ से? अखबार में दैनिक जागरण में आया था मैं। कहाँ के लिए आए थे? ग्रीन जोन जितने भी हैं। सर, आपको पता है दिल्ली सरकार ने मना किया है? नहीं, स्टेशनरी का बोल चुके हैं मैम। कब बोला सर? वो दिखाना भी इनको पेपर में जो दिया है वो दिल्ली गवर्नमेंट का ही तो दिया हुआ। तो इनका ये कहना है कि यहाँ इनके पास एक कटिंग है और इनका कहना है कि सरकार की तरफ से इन्हें इजाजत है। ये यहाँ पर एक अखबार की कटिंग है जिस पे ये लिखा गया है कि स्टेशनरी की दुकानों को खोलने की इजाजत है और यही इनका एक्सक्यूज यहाँ पर है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये साफ किया है कि केंद्र सरकार की कोई भी रियायत दिल्ली में लागू नहीं होगी, किसी भी तरीके की छूट यहाँ लागू नहीं होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं, मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा है हमारे साथ, तो वहीं भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहित, आपके पास तो क्या ये माना जाए कि अब पंजाब पूरी तरह से साफ कर चुका है कि जो गाइडलाइन आज केंद्र की तरफ से जारी की गई, जो छूट की बात कही गई है, वो पंजाब में लागू नहीं होगी, चंडीगढ़ में लागू नहीं होगी? की ओर से अभी पूरा आधिकारिक जो स्टेटमेंट है इस पूरे मामले पर वो आना बाकी है, लेकिन पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के साथ मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख रहा है उससे सीधे तौर पे लग रहा है कि पंजाब में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। और हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके मुताबिक पंजाब में लॉकडाउन के दौरान जो छूट है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा और उसके लिए वजह ये बताई गई है कि जो कंट्रोल अब पंजाब में दिखाई दे रहा है, पंजाब में केसेस कम हैं, 5 से 6 ऐसे ज़िले हैं जो कि ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो चुके हैं, जहां पर कोई भी मामला इस वक्त कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं है। वो लॉकडाउन की सख्ती की वजह से ही है। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि लॉकडाउन में जो छूट है वो नहीं दी जाएगी। जो केंद्र सरकार ने कहा है कि दुकानें खोलने के जो गाइडलाइंस हैं उसको जारी नहीं किया जाएगा। और पंजाब के मोहाली ज़िले के डीसी ने तो ये ऑर्डर भी कर दिया है कि मोहाली हॉटस्पॉट ज़िला है और यहाँ पर किसी भी तरह की छूट लागू नहीं होगी। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें जो कि यूनियन टेरिटरी है, तो चंडीगढ़ ने भी साफ कर दिया है कि चंडीगढ़ एक कंटेनमेंट जोन है और यहाँ पर पूरी आशंका है कि कोरोना वायरस एकदम से फैल सकता है। इसी वजह से जो केंद्र सरकार के गाइडलाइन है, दुकानें खोलने के जो आदेश हैं, वो चंडीगढ़ में भी लागू नहीं होंगे। जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं वो पहले से ही खुल रही हैं, जिसमें किराने की दुकानें हों, दूध या अन्य ज़रूरी जो सामान है उसकी दुकानें हों या फिर दवाइयों की दुकानें हों, उन दुकानों को खोलने के लिए 10 से लेकर 2 बजे तक की रोजाना छूट दी जाती है, वही छूट जारी रहेगी। तो चंडीगढ़ में और पंजाब में फिलहाल जो ये केंद्र सरकार के गाइडलाइन है, जो दुकानें खोलने के आदेश हैं, वो बिल्कुल भी जारी नहीं होंगे। ये जानकारी अभी हमारे पास है। जी मोहित, सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच बता दें कि लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद देश के कुछ हिस्सों में दुकानें खोली गई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में स्टेशनरी और हार्डवेयर की दुकानें खोली गई, जबकि यूपी के वाराणसी में कॉपी किताबों की दुकानें खोली गई। वहीं गुरुग्राम में कपड़े, हार्डवेयर और पार्लर खुले दिखाई दिए, जबकि गोवा में कोरोना का एक भी मरीज न होने के बावजूद पणजी में किराना और मिठाई की कुछ ही दुकानें खोली गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानों को खोला गया। तो कुछ जगहों पर जो असर है वो दिखाई भी दिया। हम दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ है। प्रियंका, लक्ष्मी नगर समेत जो कुछ जगहों पर दुकानें खुली दिखाई दिए, आज जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की है उसका दिल्ली के संदर्भ में क्या मायने, और ये जो दुकानें खुली गई हैं क्या ये आदेश के मुताबिक ही है?
जी बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार की जो भी रियायतें हैं वो दिल्ली पर लागू नहीं हो रही हैं। पहले भी जो केंद्र सरकार ने रियायत दी थी, दिल्ली सरकार ने उसे लागू नहीं किया गया था। दिल्ली में 11 जिले हैं, 11 के 11 हॉटस्पॉट हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार का यही निर्णय है कि जो छूट जिन राज्यों को दी गई है वो उसमें जो है फैसला ले सकते हैं कि उनको ये छूट चाहिए कि नहीं। लेकिन दिल्ली में इस तरीके की कोई भी छूट दुकानदारों को नहीं दी गई है। ना यहाँ स्टेशनरी खुलेगी, ना किसी और तरीके की दुकान, केवल किराना, दूध और केमिस्ट की जो शॉप्स हैं, इनके अलावा किसी को भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। बावजूद उसके लक्ष्मी नगर की ये दुकान, जिसकी रिपोर्ट थोड़ी देर पहले तमाम दर्शक देख रहे थे, अब इसे बंद किया गया है। लेकिन इसी से सटी हुई एक कुरियर सेवा है, वो अभी भी खुली हुई है। यहाँ पर बाकायदा पुलिस ने आकर अनाउंसमेंट की कि दिल्ली सरकार के निर्देश साफ हैं कि अभी सिर्फ 3 एसेंशियल सर्विसेज की दुकान ही खुलेगी। बावजूद इसके इस मार्केट में इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। जी, यानी कुछ जगहों पर अपनी मनमर्जी से दुकानों को खोला गया, जिन्हें बाद में बंद करवा दिया गया। प्रियंका, आप हमारे साथ बनी रहिए। इस सब के बीच आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश भर में दुकानें खुलने के आदेश पर अब सफाई भी जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आदेश के तहत दी गई छूट शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगी और साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों को भी फिलहाल गैर जरूरी सामान बेचने की छूट नहीं दी गई है। यानी पहले की ही तरह ई कॉमर्स कंपनियां फिलहाल सिर्फ जरूरी सामान ही बेच सकेंगी। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? जो आज गाइडलाइन जारी हुई है, मध्य प्रदेश सरकार का इस पर क्या रुख रह सकता है? सरकार का रवैया, जहाँ तक सबसे पहले मैं भोपाल की बात करूँ तो भोपाल तो रेड जोन में आता है और यहाँ पर जो मामले हैं जिस तादाद में बढ़ रहे हैं, रोज़ 25-30 नए मामले जुड़ते हैं। मेरे पीछे आप दुकानें देखिए कि जो ये दूसरी दुकानें हैं, जैसे सामने में कैमरा में से अनुरोध करूंगा थोड़े आगे आके दिखाएं कि जैसे बात हो रही थी कि मोबाइल की दुकानें या छोटी दूसरी दुकानें, तो ये दूसरी दुकानें आप देख लीजिए पूरी तरह से शटर डाउन हैं। यानी दूसरी दुकानें खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक नज़ारा मैं सामने का दिखाऊंगा, ये सामने का बाजार दिखाइए कि ये सामने जो बाजार है इसमें दवा की दुकानें खुली हुई हैं, राशन की दुकानें खुली हुई हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन राशन की दुकान, दवा की दुकान, ये तो पहले भी खुल रही थी। तो जाहिर तौर पर भोपाल में तो इस तरह का और दुकानें खुलने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मध्य प्रदेश के करीब 24 ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है। तो सरकार वहां पर विचार कर रही है कि छोटी मोटी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो ज़रूरी गतिविधियां हैं, उनमें उन पर काम किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, खासतौर पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, ऐसे जो रेड जोन एरिया हैं, उनमें किसी तरह की रियायत अभी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। बिल्कुल, तो जो रेड जोन इलाके हैं वहां पर किसी तरह की जो रियायत है वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय के बिना हॉटस्पॉट वाली जगहों पर शर्तों के साथ दुकानें खोलने के निर्देश के बावजूद जयपुर में मेडिकल, राशन और सब्जी की दुकानों के अलावा कोई दुकान नहीं खोली गई। केंद्र सरकार ने हॉटस्पॉट के बाहर के इलाकों के अंदर शॉप्स खोलने की छूट दे दी है कुछ शर्तों के साथ में, लेकिन जयपुर के अंदर फिलहाल ये छूट अभी तक, क्योंकि जयपुर का ज़्यादातर इलाका हॉटस्पॉट का इलाका या फिर कंटेनमेंट जोन है, इसलिए जयपुर के अंदर इस छूट का असर आप देख सकते हैं कि कहीं दिख नहीं रहा। राजस्थान सरकार भी छूट कोई देने नहीं जा रही है। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज भी किया जा रहा है लगातार शॉप्स को, मार्केट को, क्योंकि जो संक्रमण है वो पहले वॉल सिटी के अंदर ज़्यादा था, वॉल सिटी के बाहर निकलकर आउटस्कर्ट के अंदर फैल गया। इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से रोका जाए। आप बताएं कि अब सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि शॉप्स खोल सकते हैं बाहर के इलाकों में, क्या खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए? सर अभी देखो ऐसा है कि जैसे जैसे हमारी प्रक्रिया ये है कि जाता है ये लॉकडाउन है, इसको बढ़िया संतुलन में बनाया जाए और इसको जाता ही हमारा कहना है कि इसको कंट्रोल में किया जाए। यानी कि थोड़ी दिन और बंद रखने कोई दिक्कत? अभी तक 15 दिन और लॉकडाउन आप बढ़िया तरीके से काम करोगे तो हम जैसे आदमी को कोई फायदा है इसमें। उधर महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में कोरोना रेड जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सभी दुकानें नहीं खुलेंगी। इन इलाकों में पहले की ही तरह सिर्फ जरूरी सामान की ही दुकानों को खुलने की छूट है। हालांकि राज्य सरकार ने ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वाले इलाकों में दुकानें खोले जाने पर विचार करने का भरोसा दिया है। इन इलाकों पर अंतिम फैसला वहां के जिलाधिकारियों से रायशुमारी के बाद लिया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन के दौरान दुकानें खुलने पर निर्देश जारी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया है। मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, तो क्या जो जिलाधिकारी हैं उनसे रायशुमारी के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि जो ऑरेंज जोन है, जो ग्रीन जोन है, उनमें किस तरह की छूट हो?
देखिए, सीधा सा कई मंत्रियों से मेरी बात हुई, खासकर कोरोना के लिए बनाई गई जो सब कमेटी है मंत्रियों की, उनसे बात हुई। उनमें से कई मंत्रियों ने एक साफ कर दिया कि किसी भी तरीके से कोई रियायत केंद्र सरकार की वो राज्य के उन इलाकों में लागू नहीं होती है जिन इलाकों में रेड जोन है। खास करके अगर इलाकों की बात करें तो उसमें मुंबई और MMR रीजन पूरा आता है, जिसमें कई महानगर पालिकाएं हैं। मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ दूसरा पुणे ऐसी जगह है जहां पर रेड जोन है, वहां पर बहुत ज़्यादा केसेस हर दिन आते हैं, इसलिए वहां पर नहीं होगा। नासिक के मालेगांव महानगर पालिका जो है वहां पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, इसलिए नहीं होगा। नागपुर में नहीं होगा। और 15 केसेस से ज़्यादा जिस जिलों में हैं उन जगहों पर तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल बंद करने का फैसला किया है और वहां पर वो जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है वो लागू नहीं होगी। फिलहाल उसके अलावा जो क्षेत्र हैं, जो जगह हैं, उन सारी जगहों पर राज्य सरकार ने साफ किया है कि वो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत कुछ चीज़ों को छूट देंगे, कुछ दुकानों को लेकर, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन होना कॉमन मैन के लिए भी उनका अधिकार है और साथ ही साथ राज्य सरकार के लिए भी रेवेन्यू जनरेशन होना अधिकार है। लेकिन किसी भी शर्त पर इस तरीके से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि राज्य सरकार ने साफ किया कि रेड जोन के इलाकों में फिलहाल कोई गाइडलाइन का पालन नहीं होने जा रहा है। जो राज्य सरकार की पहले की गाइडलाइन है वही जारी रहेंगी और जिला अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। जिला अधिकारियों से आखिरी बिल्कुल अभिषेक, यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र के साथ साथ पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पर किसी भी तरह की छूट देने के पक्ष में सरकारें नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि जो करंट सिचुएशन है उसको रिव्यू करने के बाद ही कोई फैसला संभव हो सकता है। आप सभी नजर बना के रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। इस बीच ईडी को तबलीगी जमात के मुखिया और मरकज से जुड़े ट्रस्ट के बैंक खाते का पता चला है। ईडी की तफ्तीश में मदरसा काशी उल उलूम नाम के ट्रस्ट का पता चला है, जिसके नाम से दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात और मौलाना साद का बैंक खाता है। ईडी के मुताबिक 1973 से चालू इस खाते में करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। ईडी ने बैंक से इस ट्रस्ट के खाते की सारी जानकारी मांगी है और ईडी मौलाना साद और उसके बेटे से जल्द ही पूछताछ कर सकती है। न्यूज 18 ने सबसे पहले मौलाना साद से जुड़े ट्रस्ट के बैंक खाते की जानकारी दी थी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, ईडी को न केवल इस ट्रस्ट के बारे में पता चला, इसके अलावा एक हवाला ऑपरेटर और एक इत्र कारोबारी के बारे में भी जानकारी हाथ लगी है जो मौलाना साद के करीबियों से जुड़े हो सकते हैं और उनको लेकर जल्द ही ईडी एक रेड करेगी जिसमें कोशिश की जाएगी कि ये हवाला कारोबारी और जो इत्र कारोबारी हैं इन तक ईडी पहुंचे। इसके अलावा जो निजामुद्दीन में एक बैंक में मरकज और मौलाना साद का बैंक अकाउंट है इस ट्रस्ट का, उसकी तमाम जो डिटेल है वो ईडी बैंक से लेने वाली है और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन जो है उनकी पड़ताल की जाएगी कि किस तरह से मनी ट्रेन थी, कहाँ कहाँ से किस किस देशों से पैसा आता था और कहाँ कहाँ पैसा जाता था और किन किन ड्यूरेशन में पैसा आया है और उसकी क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई है या नहीं की गई है। इन तमाम बिंदुओं पे ईडी जो है वो आगे जांच करेगी। जी आनंद, कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में अपने फैसलों, महामारी से निपटने की रणनीति के लिए पीएम मोदी की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। कोरोना से जंग में पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल से बहुत आगे हैं। अमेरिकी संस्था गैलप के ताजा सर्वे के मुताबिक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी 83% वोटों के साथ दुनिया के सभी नेताओं में सबसे आगे हैं। इस सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 42% वोट मिले हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल को 47% वोट मिले हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 49% और ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन को भी 49% वोट मिले हैं। तो दुनिया भर में पीएम मोदी नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय सर्वे यह कहता है कि कोरोना से जंग में पीएम मोदी के प्रयास सबसे आगे रहे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, अंतर्राष्ट्रीय सर्वे यह कहता है कि पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे हैं। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ जिसमें दुनिया के कई देशों के प्रमुखों के प्रयासों को भी आंका गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयास सफल हुए हैं वो भारत के हुए हैं। देखिए, ये गॉलप एक है जिसके ट्विटर के माध्यम से इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अचरज भरा ये पोल सामने आया है। इसमें नरेंद्र मोदी इसमें भी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पोल है। इसमें ये बता रहा है कि फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, भारत और कोरिया, यहाँ के लोग अपने सर्वेज में अपने नेताओं को कोविड-19 के हैंडलिंग के लिए काफी
काफी ज्यादा समर्थन दे रहे हैं और उनको मान रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जापान और थाईलैंड, इन सब देशों के नागरिक नहीं मान रहे हैं कि उनके नेताओं ने बढ़िया से हैंडलिंग की है। लेकिन ये उस कड़ी का हिस्सा है जिसमें भारत में एक सर्वे हुआ जिसमें 68% भारतीयों ने माना कि मोदी जी ने काफी बढ़िया हैंडल किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे आया था जिसमें नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना की हैंडलिंग सबसे ज्यादा बेहतर बताई गई थी। तो उस कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है जिसमें प्रधानमंत्री ने रीजनल कोऑपरेशन सार्क से शुरू किया था और दुनिया भर के देशों के साथ जो संवाद किया है और मदद पहुंचाई और मदद ली है और अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीखा कैसे कोरोना सीखे, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण नतीजा है ये। बिल्कुल, इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वे सामने आया था उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास काफी आगे थे और अब ये एक और सर्वे जिसमें कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी को नंबर 1 बताया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है क्योंकि अब प्रधानमंत्री जो अपने भाषणों में बार बार कह रहे हैं कि अब ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबलाइजेशन का जो सिस्टम था वो अब बदल जाएगा। अब जंग जो होगी वो मानवता को बचाने के लिए होगी। इस महामारी ने पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था से लेकर सोशल लाइफ तक को बदल के रख दिया है और जो कामकाज का तरीका है उसको बदल दिया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यही संदेश भारत में दे रहे हैं। पंचायतों के प्रमुखों से बात की, गांव के स्तर तक बात की, उनको ये संदेश दिया है, मुख्यमंत्रियों को दिया है। दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री लगातार जुड़े रहे हैं। उन देशों को भी मदद की है जहाँ जिन दवाओं की जरूरत भारत में थी उनको भी विदेशों में भेजा है, कई देशों को भेजा है, उन देशों का धन्यवाद प्राप्त किया है। तो पूरे कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक, जनवरी से लेकर अब तक देखें तो प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान था वो काफी ज्यादा बढ़ा है और ये तमाम सर्वे उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। जी, उधर कोरोना को हराने के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरे दमखम से मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना के IL-76 C-17 ग्लोब मास्टर, AN-32 C-130 डॉर्नियर और Mi-17 हेलीकॉप्टर इस वक्त कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए तैनात किए जा चुके हैं। भारतीय वायुसेना के विमान अभी तक 500 टन से भी ज्यादा मेडिकल सामग्री देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा चुके हैं। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक IL-76 देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में मेडिकल सामग्री पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इस विमान की क्षमता 43 टन तक सामान ढोने की है और इस वक्त विमान से 20 टन से ज्यादा सैनिटाइजर, मास्क, PPE किट और दूसरे जरूरी सामान भेजे जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है दिल्ली के कार्गो टर्मिनल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी ट्रॉलीज हैं इनमें सैनिटाइजर्स हैं, मास्क है और बाकी अलग अलग ऐसे जो मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाने हैं। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि क्योंकि लॉकडाउन के चलते एयर ऑपरेशंस बिल्कुल बंद है, कोई एयरक्राफ्ट यहाँ नहीं उड़ रहा है, सिर्फ कार्गो फ्लाइट्स उड़ती हैं, वो भी सरकार की तरफ से जिन कार्गो फ्लाइट्स को उड़ने की इजाज़त दी जाती है। और अब फ़िलहाल जो है इस एयरपोर्ट पे जो कार्गो सेक्शन है यहाँ पे एयरफोर्स के IL-76 में लोड किया जा रहा है सामान। ये सारा का सारा सामान जो है फ़िलहाल नॉर्थ ईस्ट जाना है और नॉर्थ ईस्ट में जाकर गुवाहाटी तक जाएगा। गुवाहाटी के बाद जो है बाकी हिस्सों में जो है इसको पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम, यानी कि ये जो पैकेट्स है यहाँ से पहले गुवाहाटी जाएंगे, उसके बाद भी अलग अलग जगह, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम लिखा हुआ है यानी कि मिज़ोरम के लिए ये सारे पैकेट्स हैं, तो यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे। गुवाहाटी जाने के बाद जो है अलग अलग जो जगह पर जो इनको पहुँचाया जाएगा, इनमें मास्क है, सैनिटाइज़र है और आप देख सकते हैं कि ये IL-76 है, ये लगभग जो है आधा भर चुका है और इतना सामान जो है फिलहाल बताया जा रहा है कि 20 टन से ज़्यादा सामान जो है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में भेजा जा रहा है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेसिटी है वो 43 टन के आसपास है। कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी पूरी ताकत से जो है इस मुहिम में लगी है कि कोरोना को कैसे हटाना है और उसी के मद्देनज़र लगातार जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये IL-76 इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट गुवाहाटी तक जाएगा और उसके बाद अलग अलग ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि बाय रोड भी नहीं जा सकते, वहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक ये सामग्री पहुँचाई जाएगी। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। कोरोना की महामारी को लेकर पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान खान की फजीहत हो रही है।
कोरोना के बारे में इमरान खान के हर एक फैसले की हर तरफ आलोचना की जा रही है। सबसे पहले मस्जिद खोलने के इमरान सरकार के फैसले को लेकर पाकिस्तान में महाभारत मचा हुआ है, तो लॉकडाउन पर पाकिस्तान में इमरान खान की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया ने डॉक्टरों के हवाले से कहा है कि इमरान खान सरकार मस्जिद खोलकर गलत कर रही है, तो पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर इमरान खान देश को कहां ले जाना चाहते हैं। कराची प्रेस क्लब से कराची के डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डॉक्टर्स ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब से और उलमाए दीन से उन्होंने ये डिमांड किया। बड़े वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और प्रेसिडेंट ने जो फैसला किया वो एक गलत फैसला है। कोरोना वायरस और इस वबा के ख़िलाफ़ जो जंग है, उस जंग के सबसे आगे की सफ़ों में डॉक्टर्स खड़े हैं। इस एलामिये ने, इस मुआहदे ने अवाम की जहालत, उलमा की बेबसीरती और हुकूमती नाअहली बेनकाब कर दी, और हम एक मरतबा फिर उसी इफ़ एंड बट्स के चौराहे में खड़े हो गए जहाँ से 72 सालों में हम खड़े हुए हैं। याद रहे, ज़हनों में रहे, अभी तक सऊदी अरब फैसला नहीं कर पा रहा कि हज इस साल होना है कि नहीं। याद रहे, उन्होंने 20 तरावी से 10 तरावी कर दी और कहा है सिर्फ मस्जिद का स्टाफ और खुदाम पढ़ेंगे और आगे इमाम पढ़ाएंगे, नमाजी पर पाबंदी है। याद रहे, 15 मुल्कों में अभी भी बाजमात नमाजों का मस्जिदों पर पाबंदी है और उनके अवाम पाबंदी कर रहे हैं। हुकूमत नहीं, अवाम कह रही है कि इससे अच्छा फैसला कोई नहीं है। उसमें फ़र्ज नमाजें हैं, ये तहज्जुद के साथ पढ़ी जाने वाली सुन्नत नमाज है। दीन क्या कहता है? हमारा दीन कहता है मैं मुर्दों पर सलामती। एक इंसान की जान खतरे में डालना, अपनी जान खतरे में डालना, खुदकुशी, दूसरे की जान खतरे में डालना, इक़दाम कत्ल। अच्छा, 3.5 लाख मस्जिदें इस मुल्क में, रमज़ान, इबादत, हमारा मिजाज, हमारे रवैये, कौन एहतियात करेगा? कौन एहतियात कराएगा? कौन 6-6 फुट रखेगा? वो खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो। अगर आपको मिल गया, इमरान खान साहब कल कह रहे थे इबादत करनी, इबादत से कैसे रोक सकते हैं? सऊदी अरब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तमाम मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं। तो जो माँ हैं वहाँ क्या हो रहा है? खाली करवा ली गई। जो नबी का घर है, जो मेरे लिए शफात का घर है, वहाँ क्या हो रहा है? खाली करवा दिया गया। और यहाँ क्या हो रहा है? बेटियों में जाके नमाजें पढ़ो। और फिर दूसरी बात, वो उन्होंने जो फरमाया कि आज़ाद मुल्क है। ओए, आज़ादी यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में नहीं है। वहाँ चर्च पूछा है किसी ने? अच्छा, किसी मुल्क में मुशावरत हुई हो, किसी मुल्क में मुशावरत हुई हो, किसी मुल्क में उलमा के साथ बैठे हों और हमारी पहली मुशावरतों पे, एक चांद मुशावरत, एक ईद मुशावरत, पोपल ज़ई मुफ्ती मुनीब मुशावरत, कभी कोई हल निकला है? ओ खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो, कंफ्यूज लोगों। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक बस है जिसका ड्राइवर तो इमरान खान होना चाहिए था, मगर वो ड्राइवर जो है वो बस कंडक्टर बन गया है। और ड्राइवर जो है अब पता नहीं कौन है और किसी को पता नहीं है ये बस जा किधर रही है। ये एक टोटल कंफ्यूजन है। अब सिंध गवर्नमेंट और डॉक्टर्स और WHO कहती है हार्ड लॉकडाउन होना है, इमरान खान कहता है सॉफ्ट होना है, फिर कहता है नहीं स्मार्ट होना है, अब फिर कह रहा है हार्ड होना है। मतलब समझ नहीं आ रही है भाई क्या हो रहा है। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा एक्सपीरियंस ये हमें बता रहा है कि जब तक पीक कर्व, इन्फेक्शन का कर्व पीक ना करे और 2 हफ्ता उसी तरीके से ना चले, उस वक्त तक कोई हमारे को चैन नहीं हो सकता है। कोरोना वायरस की मार से पाकिस्तान बुरी तरह तड़पने वाला है, क्योंकि जुलाई आते आते पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2 लाख की संख्या को पार कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशंका जाहिर करते हुए चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अब भी नहीं संभला और ठोस कदम नहीं उठाए तो इसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। WHO के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने कोरोना को रोकने के कारगर उपाय नहीं किए हैं, लिहाजा वहां के मौजूदा हालात के मद्देनजर एक अनुमान ये लगाया गया है कि जुलाई के मध्य तक पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 लाख की गिनती को पार कर सकती है। WHO की इस आशंका के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है। उधर लाहौर में डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल करे हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार उन्हें सुरक्षा किट मुहैया नहीं करवा रही, ऐसे में मरीजों का इलाज करना मुश्किल है। उधर रैपिड टेस्टिंग किट के फिर से इस्तेमाल को लेकर ICMR की चिट्ठी पर राजस्थान सरकार ने ऐतराज जताया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट में खामियां हैं और वो इसके बजाय PCR टेस्टिंग किट का ज्यादा इस्तेमाल करने के पक्ष में हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने ICMR की सलाह की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की है। राजस्थान की सरकार की तरफ से कहा गया है कि
रैपिड टेस्टिंग किट की जांच होने के बाद ही वो इसके इस्तेमाल के बारे में सोचेंगे। बताया गया कि आईसीएमआर के अतिरिक्त सचिव ने राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखकर रैपिड टेस्टिंग जारी रखने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने आज से कहा है कि जो हॉटस्पॉट के बाहर के इलाके हैं वहाँ पर शॉप्स ओपन कर सकते हैं। क्या राजस्थान के अंदर आप ओपन करने जा रहे हैं? देखिए, हमने मॉडिफाइड लॉकडाउन भी यहाँ लागू किया। गृह मंत्रालय ने पहले भी बहुत सारी सर्कुलर्स निकाले थे और उसी की पालना में राजस्थान में भी 15 पेज 14 पेज का मॉडिफाइड लॉकडाउन का हमने यहाँ लागू किया, लेकिन उसका असर अभी देखने को मिला नहीं। इन्होंने कहा माइंस चालू कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो शर्तें डाली गई और जिस तरह उनको बांध के रखा गया, कोई आदमी नहीं करेगा काम इस तरह से। यहाँ फैक्ट्रियाँ भी कोई चालू नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो जब तक पूरे देश में नॉर्मलसी का वातावरण नहीं होता है, तो ये आप छूट चाहे कितनी भी दे देंगे हॉटस्पॉट के अलावा भी, आम आदमी हिम्मत नहीं कर रहा बाहर आने की, उसके मन में डर बैठा हुआ है। जब तक सरकार पूरा लॉकडाउन ख़त्म नहीं करेगी और नॉर्मल एक्टिविटी चालू नहीं होगी, तब तक आम आदमी अपने धंधे या अपनी फैक्ट्रियां या अपना कारोबार उस फुल स्विंग से नहीं चालू कर पाएगा जिससे वो लॉकडाउन से पहले कर रहा था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रैपिड टेस्टिंग के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार ने अभी इस पर रोक लगाई है और उनके कहने पर ही रैपिड टेस्ट किया जाएगा। सुनिए क्या कहा। अभी केंद्र सरकार ने रैपिड किट के ऊपर रोक लगाई थी और जब भी दोबारा स्टार्ट करेंगे